प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले 23 साल बाद तोशा खाना की लूट मार के बड़े राज खुल गए। साबिक सदूर सरदार फारूक लगारी, गुलाम इसाक खान, अयूब खान और साबिक वज़ीर खारजा साहिबजादा याकूब तोशा खाना से कौन कौन से तहाइफ ले गए। तोशा खाना से तहाइफ हासिल करने वालों की दस्तावेजात के साथ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे वॉशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने की इमारत की सस्ते दामों फरोख्त का स्कैंडल। कहानियां खुलने लगी। माजी से लेकर आज तक इमारत के साथ क्या होता रहा, तफसीलात सामने आ गई। अहम तफसीलात जानेंगे। वॉशिंगटन से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफी अनवर इकबाल साहब। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तानी पुलिस में तफ्तीशी महारत नाम की कोई चीज नहीं। हमारे हुक्म से कबल इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो सका था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पाकिस्तानी पुलिस के निजाम का पोस्टमार्टम कर डाला। पंजाब केपी में पुलिस अफसरान तबादलों ने बैड गवर्नेंस का पोल खोल दिया। ये तमाम मौजूआत हैं जिन्हें आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और क्लासेस साहब, कुछ और इल्जामात हैं इमरान खान पर तोशा खाना के हवाले से जो लग गए हैं, जिसमें से ये कि हीरों का हार वो कम कीमत अदा करके ले गए हैं। और दूसरी तरफ उन पर एक और मुश्किल आ गई है कि कोर्ट ने उन पर फौजदारी मुकदमा चलाने का भी हुक्म दे दिया है। वैसे अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आप तोशा खाना के मोजिद हैं, स्कैंडल के मोजिद हैं। और जिस तरह से ये आपका जो ट्रंक है जिसके अंदर से दस्तावेजात निकलती हैं, और ये जो मैंने इंट्रो में नाम लिए हैं कि कुछ लोग जिनके बारे में हम तस्वुर भी नहीं कर सकते कि वो कोई, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, वो भी तोशा खाना से मुस्तफीद होते रहे हैं। तो ये इसकी जो अभी हो रहा है, इसको जरा बैकग्राउंड के साथ खूबसूरती से आप लिंक करते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया। आप एज ए मैं रिपोर्टर हूँ तो साथ ज़रा चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं। सो पिछले मुझे भी 23-24 साल हो गए इस्लामाबाद में। तो 23-24 साल के ये सारे, मैंने रात भी बात की थी, कच्चा छट्टा जो है सबका हमारे पास है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेजी सबूत हैं। हम ऐसे बात ही नहीं करते जब तक इधर उधर से गूगल करके तो हम स्टोरियाँ नहीं छापते कि किसी को उधर से उठा लो, किसी को उधर से उठा लो और अपने नाम से चीज़ें, ये लोग आजकल चला भी रहे हैं सारी चीज़ें। और जब कोई उनको चैलेंज करते आगे से तो कहते हैं हमने तो अखबारों से उठाई थी और हमने तो गूगल से उठाई थी। मोस्ट ऑफ द स्टोरीज वही हैं जो उसमें न्यूज़ में मैंने बहुत सारी की थी, उसमें मैं ट्रिब्यून में की थी, फिर टीवी चैनल्स पे की और बहुत सारे जो आती रही। खैर और भी बहुत सारे लोग अच्छा काम करते रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो ये मेरे पास ये चीज़ें, मैं जैसे कहा कि 23 साल का पूरा रिकॉर्ड है एक एक चीज़ का, कि 1990 से ऑनवर्ड 2013 तक बने, ये कितने तक वो है। इमरान खान साहब के दौर का तो आ गया है, चीज़ें उन्हें छुपाने की तो बड़ी कोशिश की। नवाज शरीफ साहब पे अभी पर्दा पड़ा हुआ है। हालांकि इमरान खान साहब के पास बड़ा अच्छा मौका था। आई विश के वो ये सारी चीज़ें ना कर रहे होते तो वो बताते ये कौम को कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कुछ लिया है। और जब भी उनकी डिटेल्स आई तो लोगों की आंखें उनके भी खुलेंगी, ये भी जहन में रखिएगा। ये क्योंकि हमारे हुक्मरानों की वारदात का ना एक बड़ा इंतहा खूबसूरत तरीका है। जो वारदात ये खुद कर रहे होते हैं ना, दूसरे पे इसका इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। हमारे दोस्त हैं रजी दादा साहब, वो बड़ी अच्छी टर्म यूज़ करते होते हैं अक्सर, ये कि मतलब लम्हे मौजूद में जो काम हो रहा होता है तो वो दूसरे पे उसी वक्त इल्ज़ाम लग रहा होता है। वो तो इमरान खान साहब के हवाले से कहते हैं। तो ये बात इधर भी उस पर आती है कि खान साहब अगर हिम्मत दिखाते, ये टेम्पटेशन का शिकार ना होते, उस लालच के शिकार ना होते, और जो बात इनको जाके बताई थी उस वक्त ये मौजूदा आर्मी चीफ ने, आसिम मुनीर साहब ने, जब एज ए DGI कि सर ये चीज़ें कल को आपके लिए मसला बनी थी। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, ऐसे बंदे को तो आपको उठ के उसके शुक्रिया अदा कर। कोई मुझे बताता कि सर आपकी फैमिली में कोई आपका बच्चा, कोई आप स्पाउस फलाना भाई ये काम कर रहा है और आप उनको रोकें, मैं दिल से कह रहा हूँ कि मैं उसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, घर जाकर लड़ता भी सही और उनके मैं बुरे तरीके से पेश आता कि आप लोगों को एहसास नहीं है कि हमारी कितनी सेंसिटिविटीज़ हैं। लोग हमारे ऊपर फिर ये क्वेश्चन करते हैं, बात करते हैं, हमें चैलेंज करते हैं और बहुत सारे गलत अल्फाज भी लोग आकर कह देते होते। सो इन्हें तो वो करना चाहिए था। आज कौन सफ़र कर रहा है? मतलब इन्हीं चीज़ों की वजह से हुई सफरिंग। जन आसिम, ये मुनीर साहब तो सफ़र नहीं कर रहे हैं ना, इमरान खान साहब ही कर रहे हैं ना, जिन्होंने उस वक्त उनकी एडवाइस नहीं मानी थी, उल्टा उनको सह कर दिया था, फारिग कर दिया था। खैर एक और चीज़, अब इमरान खान साहब फंस चुके हैं बड़े बुरे तरीके से। वो जो इमेज था उनका, एक मतलब है कि इमरान खान साहब तो कुछ गलत करते नहीं है। अब वो ये कहने पे मजबूर हो गए कि मेरी चीज़ें थी, मैंने ली थी, तो आप लोग कौन होते हैं। ये बात आपको याद होगा, नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने, बल्कि एक क्लिप भी है, मैं भी उनको ब्रेक में भेजता हूँ, मेरे पास सेव है। नवाज शरीफ साहब ने एग्जैक्टली यही कहा था, उनसे पूछा गया था कि सर आप पे केस है कि आपके सोर्सेज बियॉन्ड मीन्स का, कि इतने पैसे जो आप, लाइफ स्टाइल है आपके, इतने इनकम टैक्स ही नहीं दे रहे। उसने कि कौन होता है जर्नल, उन्होंने किसी जर्नल को कोट किया, किसी ने क्वेश्चन को, जर्नल कौन होता है, मेरी जो इनकम हो दूं ना दूं, वो कौन होता है, ये मेरे पैसे हैं, मैं जानूं मैं कहाँ। ये मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म कह रहा था।
वही एग्जैक्टली एक और मुल्क का साबिक वजीर आजम कह रहा है जी मेरी घड़ी थी, मेरी चीजें थी, आप कौन होते हैं मुझे पूछना है। सर आप तो हमें हजरत उमर के रजी अल्लाह ताला अन्हो की मिसालें देते, कुर्ते की देते थे। आप तो दरिया दजला के किनारे या फरात के किनारे भूखे उसकी आके कुत्ते की मिसालें देते होते थे। आपने तो होलियर देन पोप की पोजीशन ली हुई थी, आई एम द होलियर मैन। इन एडिशन वो ये कहते हैं अगर मैंने किया तो क्या बुरा हुआ, माजी में तो हुआ है। तो यही तो बात है कि उनको खोलना चाहिए था माजी में इसीलिए तो आपको लोग लेकर आए थे कि माजी में पहले होता रहा है। लोगों का ख्याल था कि आप नहीं होने देंगे। हियर इज द डिफरेंस। आपकी पोजीशन ज्यादा थी, आपने जो ली हुई थी, हाई पेडेस्टल पे खड़े हुए थे, हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े हुए थे। आपने कहा जो कि ठीक है, ये जितने भी ये लाट है लोग हैं, ये सारे के सारे, ये राना साहब अगर वो चलाएं यहाँ पे, वो जो इसकी तफसील है मेरा ख्याल है इस पे, वो जो सारी हैं वो चलाएं ज़रा इस पे IPS इनकी बजाय वो जो आपने तैयार की हुई है यहाँ पे जिस पे काम किया वो जरा लोगों को बताएं इनकी वीडियोस के बजाय। पीपल मस्ट नो कि पहले इतनी देर में कि मैं उन पर वापस आता हूँ मैं। तो आपको तो ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था। आपके तो कपड़े सफेद कपड़े पहने हुए थे, आपने बाकी को कहा आपने ये दागदार कपड़े, मेरे चिट्टे कपड़े हैं। तो चिट्टे कपड़ों पे तो जल्दी दाग लगता है। यू शुड हैव बीन केयरफुल। आपके दुश्मन भी हैं, आपके इर्द गिर्द लोग भी हैं, आपको तो ज्यादा एहतियात की जरूरत थी। आपने कहा नहीं उन्होंने भी किया मैंने भी किया, तो फिर जनाब आपको डिफरेंस किधर गया? लोगों को जो हमारे जैसों की मयूसी हुई है खान साहब से, इनके फॉलोअर लाख कहते रहे। आपको पता बहस इस पे किस पे आ गई? वो कहते वो बड़ा चोर है, ये छोटे चोर है। अब बहस ये नहीं रही कि वो खान साहब ईमानदार हैं और वो बेईमान है, अब ये बहस खत्म हो गई है। अब बहस इस पे आ गई कि वो बड़े चोर हैं, ये छोटे, इन्होंने छोटी वारदातें कर दी। अच्छा साहब, ऑन अ सीरियस नोट, अगर खान साहब ये तोशा खाना खोलते तो क्या उन्हें उस वक्त के आर्मी चीफ या कोई और मना करता कि आप ये ना? आर्मी चीफ का तो उसे तलोक ही नहीं था ना। अपने घर पे हर चीज पे कहते हैं ना कि मुझे मना कर दिया, मैं दबाव में था, मैं ये चीज नहीं कर सका, मैं वो चीज नहीं कर। ये अगर ये डिटेल्स ये खोलते और खुद ना कर रहे होते तो बहुत सारी चीजें तो ये इनके पास स्कैंडल्स होते। वीक लीडरशिप की निशानी। मसला आप लोग शो करते हैं, मेरी टीम में आप 7-8 लोग हैं, शो अच्छा नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों को मतलब वो करूँ। मैं ठीक है, हो सकता है मैं वहां पे जाके ऑफिस में थोड़ी सी वो क्या कहते हैं छिकाई मैं करूँ, कभी कभी मैं करता भी हूँ, आपको पता है, मतलब इन सॉफ्ट मैनर। लेकिन टीवी पे बैठ के तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, शो मैं तैयार करूँ, टीम मैं रन कर रहा हूँ। या मैंने मीट मुझसे पूछेगी तो मैं कहूँ नहीं ये तो राबिया का कसूर है, नहीं ये तो इमरान मकराना का कसूर है, नहीं ये तो उसका अगर सुमेरा का कसूर है, या राफिया का है, या रूबा का है, या राना अशरफ साहब का है, या उस सभी का टीम मेंबर्स के नाम ले ले, तो सबको पता होना चाहिए कि ये तो उनका कसूर है, मेरा तो कसूर ही नहीं है जी। मैं तो बिल्कुल वो, मैं नेक हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, सारे अच्छे काम मैं करता हूँ, सारे बुरे काम मेरी टीम करती है। दैट्स व्हाट खान साहब इज डूइंग। ये अच्छी लीडरशिप नहीं होती। आपको हिट फिर बुलेट लेनी होती, सीने में चेस्ट में लेनी होती, फिर आपने फिर ये नहीं करना, उसका कसूर है, उसका कसूर है, फौज नहीं करने दे, फलाने नहीं करने दे, देन यू आर वीक, मतलब प्राइम मिनिस्टर। आप इन मुसीबतों में आप फंस गए। आपको उसी वक्त ये चीजें रोकनी चाहिए थी, आपको मना करना चाहिए था बुशरा बेगम साहिबा को, आपको अपने दोस्तों को मना करना चाहिए था, अपने आप को मना करना चाहिए था, बल्कि कैबिनेट डिवीजन को कह देना चाहिए था, आपको वहां फॉरेन ऑफिस को कहना चाहिए था ये चीजें मेरे पास भेजें ना, सीधी वहां पर भेजें, उधर उसमें तोशा खाने में भेजें। तो ये आपने ऊपर आपने खुद ये मलबा लिया है। सारी चीजें लेने के बाद अब आप गलतियां निकालना शुरू हो गए, प्रॉब्लम हो गए। सारा दिन आपके बेचारे जिनको टक्के का इसमें से रुपया का फायदा नहीं, मुझे तो उनके फॉलोअर्स पे तरस आते, अल्लाह की कसम है। भाई पैसे इन्होंने बना लिए, अरबों के थे या करोड़ों के थे, जो भी थे, बुशरा बेगम साहब को तोहफे मिले, खान साहब को मिले, जिनको पैसे उन्होंने बनाए, तोहफे तहफ वो घर ले, सारा दिन ट्विटर सोशल मीडिया पे ये बेचारे लगे हुए हैं। वो कहते हैं ना, मतलब जान पर आम हक नचे हमारी साइड में कहते हैं, वो बिगाने की शादी में अब्दुल्ला नाच रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं जी कौन सा गलत है। तो पैसे ये कमा गए हैं, तो पैसे नवाज शरीफ साहब उसमें से कमा गए हैं, उसमें से तोशा खाना में से, या वहां पे शौकत अजीज साहब ने कमाए, उसको जरदारी साहब ने कमाए, गिलानी साहब ने करवाए, जनरल मुशर्रफ ने कमाए। इन तमाम के जो हमदार थे, पैसा वो कमा गए हैं, माल पानी वो लग गए, बॉक्सेस वो भर गए। ये सारा दिन नाच के ट्विटर सोशल मीडिया में, मुझे तो इन पे हंसी आती, तरस भी नहीं आता। मतलब पहले तरस आता था। और भाई साहब आप उनसे क्वेश्चन करें, उनसे पूछे बैतुल माल का क्या कंसेप्ट था। बैतुल माल का था कि सारा जो पैसा आएगा वो एक जगह कट होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन्होंने एक नई बैतुल माल बना ली अपने, हमारे प्रिविलेज इन लोगों ने, वो कहना नहीं ये तो हमारा पैसा है। अच्छा जी, मैंने कौन सी गैर कानूनी काम किया? सारे कहते हैं, ये नवाज शरीफ साहब भी कहते थे, शौकत अजीज ने मुझे कहा था मैंने कौन सा गैर कानूनी काम किया। मैं क्या आप अरबपति हैं, इसके बाद जुराबें आपने नहीं भोजी, आपने छोड़ी, स्कार्फ आपने छोड़े, वो तो ये भी लेके गए, आपने टाइयां तक नहीं छोड़ी। प्लस ये कानून बनाता कौन है? ये कानून ये प्राइम मिनिस्टर बनाता है, ये रूल्स प्राइम मिनिस्टर बनाते, कैबिनेट बनाते, अपने लिए खुद कवानीन बना के उसके बाद कहते हैं मैंने कानून की कौन सी खिलाफ वर्जी की। कानून क्या बनाते जो इनको टेलर मेड होता है। खैर मैं जो उसमें आता हूं,
डिटेल्स में, जिसके ऊपर बड़ा रिसर्च किया उस- हमारी टीम ने, मैं मगराना उसमें- साहब ने। बड़ा अच्छा काम किया। इमरान मगराना साहब को मैंने जिम्मे लगाई थी। यस डन ए वेरी वंडरफुल जॉब। आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। जी। आप जरा देखें उसमें, मतलब है इसमें सदर फरूक लगारी साहब जो हैं, इसमें सदर गुलाम इसहाक खान साहब के बारे में कोई नहीं मानेगा कि नहीं जी वो तो बिल्कुल, वो तो किसी को चाय नहीं पिलाते थे। ये उन मशहूरी थी जैसे खान साहब की मशहूरी थी, ऐसे गुलाम इसहाक खान साहब की भी थी कि बहुत केयरफुल हैं, कि वो किफ़ायत शार हैं, किसी को चाय भी नहीं पिलाते, चीनी भी आधा चम्मच को डाल ले तो वो ठीक है, आधे से एक चम्मच हो दे तो वो माइंड करते हैं। ये रेपुटेशन बनाई गई थी। खान साहब की भी इसी तरह बनाई गई थी, किसी को चाय नहीं पिलाते, खुद चाय नहीं पिलाते, और इतना तोशा खाना में से करोड़ों अरबों रुपए के जो तहफ थे वो ले लिए। आप जरा सुने कि जनाब फरूक लगारी साहब, इनकी बड़ी मजे की इनकी भी चीजें हैं। इन्होंने 2.25 करोड़ रुपए मालियत से जायद के 117 तहफ जो है ना, 2.25 करोड़ रुपए के तहफ उनको 33.5 लाख रुपए में ले गए थे ये। अब जरा देखें, मैं हमेशा कहता हूँ इट्स ए बिजनेस, इट्स ए प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर द रूलिंग एलाइट। ये लेजिटिमाइज ये इरेगुलरिटीज हैं, करप्शन है, जिनको इन्होंने कानून की शक्ल दी हुई है कि अब इनको तहफ कौन क्यों नहीं देता भाई। खान साहब जो बैठे हुए थे, अब इनको कभी सऊदीज ने, दीगर लोगों ने दिए हैं तहफ, या नवाज शरीफ को दिए या उसको जरदारी किसी को दिए। आप इसलिए दिए बिकॉज यू वर द प्राइम मिनिस्टर, यू वर हेड ऑफ द स्टेट, या यू वर मिनिस्टर। अच्छा, इसमें आप डिटेल जरा देखते हैं। जो सबसे बड़ी चीज थी फरूक लगारी साहब की, बाकी चीजें तो आपको नजर आ रही होंगी कि उनको 1 करोड़ रुपए की उनकी घड़ियों की, ये उन्हें घड़ियां मिली, ज्वेलरी सेट मिला फरूक लगारी साहब को, 16 लाख रुपए वो घर वो ले गए। अच्छा, क्राउन प्रिंस जो सऊदी अरेबिया के थे, उन्होंने मर्सिडीज गाड़ी दी थी फरूक लगारी साहब को, जिसकी जो उस वक्त मलियत उस वक्त थी 5.9 मिलियन। उसको सिर्फ लगारी साहब 9 लाख रुपए में ले गए थे। मर्सिडीज गाड़ी वो टॉकिंग अबाउट 97 90 सारी ये उसमें 93 और 97 8 तक ये रहे, प्रेसिडेंट रहे, उस दौर की बात हो रही है। अच्छा, मलका इनको एलिजबेथ से इनको मिला, वहाँ पे टेबल क्लॉथ मिला, वो 625 में ले गए। अफगानिस्तान के सदर से क्लीन मिला, फिर कोई लेडी सूट मिले, स्कार्फ मिले, 800 रुपए की कीमतें लगी। फिर एक पर्स मिला, मतलब वहाँ तुर्कमेनिस्तान के सदर ने एक पर्स दिया जिसकी कीमत 100 रुपए लगाई गई। यार बाटा, मतलब माकरी बाटा। अब इस पे इसको हंस के किया जा सकता है, इसको सीरियस होकर नहीं किया जा सकता। ये बता दूं, और कौम भी सीरियस ना ले। आप अपने अपने लुटेरों पे खुश हैं। हमारी कौम ने बांट लिए, ये मेरा लुटेरा, ये तेरा लुटेरा, ये उसका लुटेरा। हाँ हाँ, जो लुटेरा हमें पसंद है वो अच्छा है, जो तुम्हारे वाला है ना वो बुरा है। सो अपने अपने लुटेरों की कहानियां सुनते जाएं। ये सबकी बात हो रही, कोई एक आदमी है। अच्छा, एक उनको राइफल मिली जनाब, वो रख ली। फिर कुछ जेंट्स लेडी सूट मिले, फिर क्रॉकरी सेट मिले। एक उनको बेगम खालदा जिया ने दिया, ये घर का बांग्लादेशी। सारा सामान है क्लासेस अल्लाह की कसम, ये तो मुझे लगता है, नो ऑफेंस है, मुझे तो जहेज का सामान लगता है सारा। आप जरा डिटेल अगर देखते जाएं, लिटरली क्रॉकरी, ज्वेलरी, अच्छा कावा सेट भी है, वो 600 रुपए का। स्कार्फ, कपड़े। अच्छा, सिल्क सूट भी है इसमें। अच्छा, 2 घड़ियां मिली काजाकिस्तान के सदर ने दी, वो गुलाम इसहाक खान साहब ने मुफ्त में रख ली, 900 रुपए की उनकी थी। अच्छा, आर्मी चीफ बांग्लादेश वाले ने कारपेट का तोहफा दिया साबिक सदर गुलाम इसहाक खान साहब को 50 रुपए में 50 रुपए में घर ले गए सर। जापान के वजीर ने नेकलेस का तोहफा दिया इनको, इसहाक खान साहब को, गुलाम इसहाक खान साहब को 2100 रुपए में ले गए। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सदर की तरफ से एक ज्वेलरी सेट मिला 750 रुपए में, गुलाम इसहाक खान साहब ने अपने पास रख लिया। ईरान के सदर से मिला 1100 में, वो रख लिया। मतलब अब उसके बाद ये साहिबजादा यकूब साहब के सुने, साहिबजादा यकूब अली खान, ये वो क्रेडिबल लोग हैं। हैरानी की बात ये है जो कोर्ट होते हैं। अब सब कहेंगे क्या गैर कानूनी, क्यों भाई मेरे, ये कानूनी करप्शन है जो मैं कह रहा हूँ। इन्होंने एक कानून बनाए थे अपने लिए, इसको कानून का लिबादा उड़ा दिया गया। 50-50 रुपए में पता नहीं कितनी कीमती चीजें लेकर जा रहे हैं, और ये जहेज का सामान है। मैं फिर कह रहा हूँ जहेज का सामान है सारा। फिर अच्छा, यूएई से इनको मिला जनाब साहिबजादा ये यकूब अली खान साहब, हमारे वो फॉरेन मिनिस्टर थे, लोगों को शायद पता, बेनजीर भुट्टो साहब भी थे, और ये जनरल अयूब खान या उनके दौर में थे मेरा ख्याल है, ये जुनैजो साहब के दौर में भी ये रहे हैं, या हमारे वजीर खारजा रहे। उनको यहाँ पे घड़ी मिली 1.5 लाख रुपए की, 22,500 में ले गए। एक और घड़ी मिली साहबजादा यकूब अली खान साहब को, दुबई से रोलेक्स थी, वो 22,000 में ले गए। फिर उन्होंने और दर्जनों तहफ थे वो जो है ना वो अपने साथ लेकर गए थे। अच्छा, फरूक लगारी साहब की तो डिटेल मैंने आपको बता दी, घड़ियाँ ले गए, गाड़ियाँ ले गए, इवन मर्सिडीज ले गए कुछ लाख रुपए दे के, जो मैंने कहा 59 लाख रुपए की मर्सिडीज जो है 9 लाख रुपए में ले गए। अच्छा, हिलरी क्लिंटन ने उन्होंने गुलदान दिया लगारी साहब को 750 रुपए वो ले गए। अच्छा, यूई के साबिक सदर ने, सारी सदर यूई ने साबिक सदर लगारी साहब की अहलिया और बेटी को ज्वेलरी के सेट दिए। फिर इसके बाद टोटल थी इनके 9.25 लाख रुपए की उनकी कीमत लगाएगी, और 1 लाख रुपए 33,000 रुपए घर ले गए जनाब।
फिर उनको यूई से एक और सेट मिला, ज्वेलरी सेट, 2 कीमती घड़ियां 8.5 लाख रुपए की फरूक लगारी साहब को। फिर लेडीज सूट, जेंट्स सूट, सारी चीजें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सूटकेस, गुलदान, कैप्स, टेबल क्लॉथ, लेडी गाउन और जुराबे तक साथ ले। मेरा सांस चढ़ गया। अब आप राबिया आप जरा थोड़ी सी मेरी मदद करें। जी, ये साबिक सदर फारूक लगारी को सूटकेस मिला, गुलदान, कैप्स, टेबल क्लॉथ, लेडी गाउन, जुराबे ये ले गए। फिर इसके अलावा उनको जो पिस्तौल मिला, राइफल मिली, वो भी ले गए। इसके अलावा घड़ियां तो बेशुमार है क्लासेस साहब, घड़ियां तो ऐसे निकल रही हैं जैसे जहां से कुछ उठाएं। क्रॉकरी सेट है, जेंट्स सूट है, लेडीज सूट है। आई मीन देने वालों पे भी वैसे आफरीन है। आपस में बैठे हैं, आपके मुंह में पढ़ के सारा पानी तो नहीं आ रहा कि देखें क्या क्या चीजें हैरान हो रही हूँ बट रही हैं कि वजीर आजम बनना, सदर बनना, चलो वो एक ओहदा मिलना अलग बात है, लेकिन ये तो पूरा बहुत सालों का घर का सामान भी बन जाता है। नहीं, घर का सामान है। अच्छा, ये तो चलो इन्होंने मतलब कुछ 100-150 होंगे ना। शौकत अजीज 1126 लेकर गया था, वो अपने सूट केस भर के गया शौकत अजीज साहब, वो तहफ लेकर गए 26 करोड़ रुपए से ज्यादा के तहफ। सर गुलाम इसाक खान साहब ने सऊदी बादशाह की तरफ से मिलने वाला गोल्ड और डायमंड पर मुश्तमिल दूसरा ज्वेलरी सेट 7,500 में रखा अपने पास। ये देख लें। और गुलाम इसाक खान साहब के बारे में कहा जाता है किसी को चाय नहीं पिलाते थे और बड़ा वो एहतियात करते थे कि कौमी खजाने पे बोझ ना बने। सो इससे ये पता चला कि अगर वो कहते ना मुफ्त की मिल रही हो ना, अगर मतलब कोई पीने पिलाने वाली चीज़, तो लोग वो भी ले लेते होते हैं, जो ना भी पीते हो, चले मुफ्त मिल रही है तो पी लेते हैं। तो यही वाला हिसाब यहाँ पे है। क्राउन प्रिंस की तरफ से घड़ियाँ मिली हैं कहीं से, मतलब घड़ियों का तो लगता है इतवार बाजार खोला हुआ है हमारे अरबी दोस्तों ने। बस सऊदीज ने, कतरीज ने, यूई ने कोई अपना को लगता है कोई प्लांट लगवा लिया है। जो पाकिस्तानी जाते हैं उसको 2-3 चीज़ें ज़रूर देते हैं। हीरे जवाहरात देते हैं उनको, नेकलेसेस देते हैं उनको, ब्रेसलेट देते हैं उनको, घड़ियां देते हैं। और फिर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को तो सऊदीज ने बहुत बड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी जिसका केस बना हुआ है। आसिफ अली जरदारी साहब ने यूई से या लिबिया से 3 गाड़ियां मंगवा ली थी। तहफ में गाड़ियां तो नहीं आती। रीजन क्या थी? उस तरह मंगवाते तो ड्यूटी पड़नी थी आपको। जरा जरदारी साहब की चलाकियां देखें, ये चलाकियां बड़ी आती हैं इनको, अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने घर के लिए, ये पूरा जहेज इकट्ठा करने के लिए बड़ी चलाकियां हैं। साहब गुलाम इसाक खान साहब की एक और भी चीज सामने आ रही है कि उनको खंजरों और तलवारों में बड़ा इंटरेस्ट है। वो उनको जहां से मिले हैं, जैसे प्रिंस फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज गवर्नर ऑफ तबूक ने खंजर का तोहफा दिया उनको, वो ले गए। तलवार का उन्हें तोहफा मिला 1990 में, वो ले गए। और ये ले के कितने में जा रहे हैं? 5,000, 15,000। I mean, it's just nothing. अच्छा, एक इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने साहिबजादा यकूब अली खान साहब को ना एक उन्होंने सीक्रेट केस दिया, उसकी कीमत 400 रुपए लगाई और वो मुफ्त घर ले गए। भी ये इसके अब आपसे 400 रुपए देते, बुरे लगते हैं, पैसे लेंगे। उन्होंने कहा कि जनाब अब आपसे भी 400 रुपया लेंगे, ले जाए सर ले जाएं। अच्छा, यमन के वजीर आजम से मिलने वाला खंजर भी है साहिबजादा यकूब अली खान साहब, वो भी मुफ्त ले गए थे। या खंजर भी मिले हैं, तोपें भी मिली हैं, यहाँ पे गन भी मिले हैं, डायमंड्स भी मिले हैं। ये हम आपको बता रहे हैं कि ये पिछले अतवार में क्या होता रहा है। खान साहब से इसलिए मायूसी है कि आपने काम नहीं करने थे। आपने कहा था मैं ये नहीं हूं, मैं इसाक खान नहीं हूं, मैं फरूक लगारी नहीं हूं, मैं साहिबजादा यकूब नहीं हूं, मैं जनाब ये नवाज शरीफ नहीं हूं, मैं यहाँ पे जरदारी नहीं हूं, मैं शौकत अजीज नहीं हूं, मैं गिलानी नहीं हूं, मैं फलाना नहीं हूं। स्पेशली जब गिलानी साहब वाला डोनेशन वाला हार का इतना बड़ा स्कैंडल बना था, जिसके इमरान खान साहब हजारों दफा जिक्र कर चुके हैं और ठीक कर चुके हैं, उसके बाद तो आपको ज्यादा केयर करनी चाहिए थी उधर भी हार निकल आया कि उधर से आपके अपने हार निकल रहे हैं। आपको नहीं नजर आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैं बड़ा चलाक, रऊफ बड़ा चलाक है जनाब, अपनी चीजें छुपा लेते दूसरे को ले आते, ये कैसे हो सकता है? ये नेचर के रूल में भी नहीं है कि मैं मतलब वही काम मैं खुद भी कर रहा हूं जो दूसरों को मना कर रहा हूं, ये नहीं हो सकता। और ये चीजें एक्सपोज होनी थी यहाँ पे जो होती रही हैं। बहरहाल जनाब बहुत कुछ इनमें मौजूद है, आने वाले दिनों में देंगे आपको। टॉप लीडरशिप ऑफ एनी कंट्री, जिस तरह अभी आप लीडरशिप का जिक्र कर रहे थे, वो इस तरह से कर रही होती है, तो फिर ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और फिर ये जब इस किस्म के काम कर रहे होते हैं तो फिर वो उन पे तो अच्छा याद दिलाया आपने, अच्छा याद दिलाया। हमारी कौम ये ना कहे जी ना ब्यूरोक्रेट्स को कुछ नहीं कहते। जब ब्यूरोक्रेट्स का भी कच्चा छठा लाएंगे, आप बस अपने 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 पसंद के लुटेरे चुने रखें, उन्हीं को सपोर्ट किया रखें। हमारे जैसे लोग जो इनको एक्सपोज करें, इनकी चीजें लेके आए, हमें उल्टा पड़ जाया करें जनाब कि इसमें क्या गैर कानूनी हुआ है। गैर कानूनी ये हुआ जरूर ये आपके स्टेट का माल था। जब हम यहाँ पे तहफ, अच्छा ये हम उनसे तहफ लेते हैं, हम देते नहीं है, हम देते भी हैं तहफ। वो फॉरेन ऑफिस का अलहदा करोड़ों रुपए का बजट है जो खरीद के हम उनको देते हैं। तो होना तो ये चाहिए जो बाहर से आ रहे हैं उनको बेचें
बेच के फिर फॉरेन ऑफिस के अकाउंट में रखें, उन्हीं के अकाउंट, एग्जैक्टली ये आप घर ले जाते हैं, क्योंकि ये खुद लाज बनाए हुए हैं। फिर कौम को बार बार कह रहा हूं, ये कोई पार्लियामेंट का लाज नहीं बनाए हुए, फिर सीक्रेट भी डिक्लेयर कर देते हैं, क्लासिफाइड। फवाद हसन फवाद ने कहा कि नवाज शरीफ के तहफ की लिस्ट नहीं देंगे 2017 में, उसने कहा क्यों, ये कौमी राज है, ये कौमी राज है ना, ये आपके कौमी राज है जो आपने छुपा के रखे। बार बार ब्रेक के लिए कह रहे हैं इससे पहले कि ये कैसे थक गए हम इनकी डिटेल बताएं ब्रेक में। और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद होंगे वॉशिंगटन से बराह रास्त सीनियर सहाफी अनवर इकबाल साहब, और ये जो क्लासेस साहब ने बिल्डिंग वाला स्कैंडल जो है ब्रेक किया है, उसमें से भी काफी डिटेल्स बाहर निकल रही है, रोजाना की बेसिस पे उसको फॉलो अप कर रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं वॉशिंगटन से लाइव सीनियर सहाफी डॉन न्यूज अनवर इकबाल साहब। अनवर इकबाल साहब, आपको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अनवर साहब, क्लासेस साहब ने ये स्टोरी हमारे प्रोग्राम में ये ब्रेक की थी इस बिल्डिंग के हवाले से, उस वक्त कहीं पे भी बात नहीं हो रही थी, आपने उसके बाद इसका एक फॉलो अप दिया और बड़ी उसमें एक्सक्लूसिव डिटेल्स सामने आई। जरा कुछ बताइएगा इस बिल्डिंग के बारे में, एंड देन आई वुड लाइक टू कम टू द क्वेश्चन, जो आपने कहा था कि जो लोन का पैसा लिया गया वो इस पे कहीं पे लगा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो बताइए डिटेल्स क्या है आपके पास। जी बिल्कुल, सबसे पहली बात तो कि रऊफ साहब की जो खबरें होती हैं वो हमेशा ऐसी होती है कि उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। जाहिर है उन्होंने ब्रेक करने की खबर। देखिए, है ये सिलसिला यहाँ कि यहाँ हमारे पास 3 बिल्डिंगें ऐसी हैं जो पुरानी हैं। एक तो सफीर का घर है जिसमें वो रहते हैं, उसी के साथ हमारी पुरानी एम्बेसी है, और उसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाएं तो एक है आर स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट, उस पे एक हमारी जो डिफेंस अत्ताशी होते थे उनका दफ्तर होता था, वो है। अब हुआ ये कि अर्ली 2000 में हमने एक जमीन हमने पहले से ली हुई थी, काफी बड़ी जमीन है, और वहाँ हमने नई एम्बेसी बनाई जो कि बड़ी खूबसूरत है। क्लासर साहब ने देखी भी है, वो बिल्कुल लाहौर में जो किले के अंदर दीवाने खास है उसकी शक्ल की बनाई गई है, और वो उसमें सारी एम्बेसी मूव हो गई, उसमें डिफेंस सेक्शन उसमें आ गया, क्योंकि वो बहुत बड़ी एम्बेसी है, उसमें अब भी कमरे खाली हैं, काफी गुंजाइश है, तो उसमें सब कुछ मूव हो गया। तो 2 जो बिल्डिंगें हैं वो खाली हो गई, एक जो मेन एम्बेसी थी और एक डिफेंस अत्ताशी ऑफिस। उसमें कोशिश होती रही कि जो मेन एम्बेसी है उसको कल्चरल सेंटर, कोई थिंक टैंक कुछ इस तरह बना दिया जाए, और इसी तरह जो सफीर का घर है, अच्छा ये जो सफीर का घर जो है वो खरीदी गई थी जब उस्मानी साहब सफीर थे उस जमाने में, और ये जो डिफेंस अत्ताशी बिल्डिंग है वो खरीदी गई थी जब सैयद अमजद अली साहब लाहौर वाले वो सफीर थे 1953 से 1956 तक। तो फिर कोशिश ये हुई कि उस बिल्डिंग को कुछ किया जाए और सफीर के घर को रिटेन किया जाए, तो उसके रेनोवेशन वगैरह में $7 मिलियन खर्च हुए, और जो बिल्डिंग है डिफेंस अत्ताशी वाली ये उसी तरह छोड़ दी थी, और उसका यह हाल हो गया कि अब आप उसके करीब से गुजरे तो आपको डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, बिल्कुल ही तबाह हालत में, क्योंकि जाहिर है 15 साल से ज्यादा हो गए, 16-17 साल हो गए, उसमें किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ है, कोई रिनोवेशन नहीं हुई है, ना कोई वहाँ रहता है। तो फिर उसमें ये मैंने वहाँ पता कि क्योंकि हमारे और इनके भी रऊफ क्लासा साहब के दोस्त हैं खाबर साहब, वो उनके साथ वाली बिल्डिंग में रहते हैं, वो अपार्टमेंट बिल्डिंग है, तो वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने और इस गिर के लोगों ने कंप्लेन किया बाकायदा डीसी गवर्नमेंट को कि इस बिल्डिंग का कुछ किया जाए। एक तो ये बहुत पॉश और महंगा इलाका है, उसमें एक खाली बिल्डिंग इस तबाह हाल खस्ता हालत में है, इससे हमारे इलाके की मज़ार कीमतों पे कम असर पड़ता है, और दूसरे की रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क भी, किसी पर क्लैप्स कर जाए, कोई भी हादसा हो जाए। तो काफी उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया गया और फिर ये फैसला हुआ कि इसको बेच दिया जाए, और उसमें फिर इन्होंने यहाँ का जो लोकल मीडिया है उसमें बेच दिया। और ये भी एक बात काबिल गौर है कि शेरी रहमान जब सफीर थी उससे पहले, उसके बाद जब जिलानी साहब थे, उस जमाने में भी बिल्डिंग को बेचने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर बाद में अबंडन कर दिया गया जब पाकिस्तान में हंगामे हुए। तो अब इस दफा लगता है कि पूरा इरादा है इनको बेच देने का, क्योंकि बिड्स भी आ गई हैं, उसमें एक बिड $6.8 मिलियन की भी है, कीमत मेरे ख्याल है उससे ज्यादा है। तो अब वो ये कह रहे हैं, जब मैंने उनसे रब्ता कि क्या इरादा, आप बिड्स आ गई हैं, तो हमें पता चला तो अब आगे क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जी हमने एक अप्रेजर से कांटेक्ट किया जैसा कि वॉशिंगटन में होता है, और वो अप्रेजर बताएगा कि हमें ये बिल्डिंग इसी हालत में बेचना सूट करता है या इसको मरम्मत करा के बेचना सूट करता है, और जो भी जैसा वो कहेगा उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। अनवर भाई, आपने बड़ी डिटेल से, बड़ी कम्प्रिहेंसिव डिटेल्स बैकग्राउंड बताया। मजे की बात मैं आपको बताऊं, कैबिनेट में जो 30 नवंबर को वहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं फॉरेन ऑफिस ने, समरीज वगैरह, उनमें ये बैकग्राउंड बिल्कुल मेंशन नहीं है जो आप बता रहे हैं। उन्होंने बड़ा सीधा सीधा
उन्होंने यही कहा जनाब कि बिल्डिंग जो है 19 साल से खाली पड़ी हुई है, और इनको 2010 में जब हुसैन हक्कानी साहब वहाँ पे वो सफ़ीर थे तो उनके दौर में $70 लाख नेशनल बैंक से ले लिया था। और फिर उसके बाद उसका भी उन्होंने कहा है कि जनाब कि अगर कुछ अर्से बाद हमें पता चला कि उन पर आगे अमाउंट खर्च हो गई 60%, मतलब $40 लाख खर्च करने के बाद, कि हम तो टोटल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं कर रहे बिल्डिंग बनाने के लिए जो आपको वहाँ से इजाज़त लेनी थी। ये आपको उनकी एफिशिएंसी बता रहा हूँ वहाँ पे हमारी एम्बेसी के लोगों की, तो काम रोक दिया गया। अब इसमें 2-3 सवाल हैं सर, कि इनको पता था कि अगर एम्बेसी की बिल्डिंग खाली रखेंगे तो इसका स्टेटस हटा लेंगे, उन्होंने आके स्टेटस भी हटा लिया कौंसल ने सफारती, और इन पे आके 70-80 हज़ार टैक्स भी डाला। अभी भी 1 जी सर आवाज़ आ रही है? आपको आवाज़ आ रही है? हेलो जी आवाज़ आ रही है आपको? जी आई थिंक सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा है। आपको आवाज़ आ रही है? अब आ रही है बिल्कुल। जी सर, तो कैबिनेट में तो ये बताया इन्होंने, कोई रिस्पांसिबिलिटी फिक्स नहीं की कि आपने 19 साल एक बिल्डिंग खाली रखी है, आप उसको ट्रांसफर कर रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे, कोई प्लान नहीं था कि इन बिल्डिंग से हमने क्या करना है, और उस पर अब टैक्सेस पड़ गए, उस पर इन्होंने लोन ले लिए। यहाँ तो इन्होंने कहा जी हम उसको रेनोवेट करवा रहे थे, इन्होंने तो जहाँ पे $70 लाख का खर्चा रेनोवेशन में दिखाया, आप बता रहे हैं उस बिल्डिंग को इन्होंने टच ही नहीं किया वहाँ पे, जिसका इन्होंने आर स्ट्रीट पे जो बिल्डिंग है मेरा ख्याल रेनोवेशन की, इन्होंने रेनोवेशन की है एम्बेसी बिल्डिंग की और सफीर के घर की। अच्छा, सफीर के घर की, और यहाँ पे शो किया इन्होंने आर स्ट्रीट वाले इस घर को जिसको बेचा इन्होंने बिल्डिंग को। सर ये तो एक और मेरा ख्याल है पैसे खा गए राव साहब, आपको तो पता है हमारे यहाँ क्या होता है। मैंने कल डॉन वालों से भी गुफ्तगू में बताया था कि यहाँ एक जो मुजाहरा हुआ कश्मीर पे इंडियन एम्बेसी के सामने, उसमें गिन के 12 आदमी थे, मैंने खुद वहां जाके गिना, और वहां भी मैंने सुना कि 10,000 इसको ऑर्गेनाइज करने का बिल जो है $10,000 से ज्यादा का बना। तो आप इसी से अंदाजा लगा वैसे कि अपने कोई लोग शामिल होते हैं जो सारे मतलब फेक बिडर भी ढूंढ लेते हैं, मतलब इट्स अ स्कैम कि 19 साल बिल्डिंग खाली पड़ी रही है, उसका उन्होंने स्टेटस हटा लिया, उस पर उन्होंने टैक्स उन पे लग गए, जुर्माने लग गए, $1.3 मिलियन का भी टैक्स है, लोन ले लिया, अभी भी $1.4 मिलियन नेशनल बैंक का इन्होंने देना है। आप बता रहे हैं कि सफीर का घर बनवाया और उसके साथ उन्होंने वो चांसरी की बिल्डिंग बनवाई, यहाँ पे इन्होंने कहा जनाब कि हमने ये पैसा तो आर स्ट्रीट पे जो हमारी बिल्डिंग है जो आप बता रहे हैं घर गिरने वाले, हमने तो उस पर लगाया है। ये तो इन्होंने समरी में तो ये लिख के दिया है। नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है राव साहब, यहाँ तो बहुत ज्यादा आपको पता ही है, बहुत ज्यादा बेईमानी होती है, इसको हम इसमें तो कुछ शुबा ही नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता है, कहाँ कुछ जाता है होता कुछ है, पैसे कहीं से वसूल किए जाते हैं। यहाँ तो एक अजाब है ना, अब क्या किया जाए। यहाँ इनको कुछ तरस नहीं आता इनको, अनवर भाई, इन हमारे डिप्लोमेट्स को, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, बहुत सारे अच्छे भी होंगे, हैं भी सही, इनको तरस नहीं आता इस मुल्क पे, इस अवाम पे जो पेट काट के दुनिया भर से बेगिंग करके डॉलर मांग के शरायत पे दुनिया भर में भिखारियां मशहूर हो गए एक डॉलर के लिए, और वहां पे डॉलर ऐसे उड़ाए जा रहे हैं कि एक बिल्डिंग के नाम पे $70 लाख का कर्जा ले लिया और फिर खर्च भी नहीं हुआ, कहाँ गया, अभी उसका लोन वापस करना है, और बिल्डिंग उन्होंने मतलब $70 लाख बेची है, पौने छोड़े $70 लाख के कर्ज के अगेंस्ट बिल्डिंग 6.8 मिलियन $68 लाख की बिल्डिंग बिक गई है सर। मतलब इनको कोई हम पे तरस नहीं आता सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल तरह से आता सर। यहाँ आप ये देखें, यहाँ आपके दोस्त हैं सारे, अकबर साहब वगैरह, सबके बच्चे यहाँ गवर्नमेंट के स्कूल यहाँ जो है उनका बहुत आला मेयार होता है, वहाँ से पढ़ के निकलते हैं। ये अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, हजारों डॉलर की फीस देते हैं और सारी फीस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देता है। तो इस तरह की चीजों पे किसी को तरस नहीं आता पाकिस्तान पे। नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वापस ही नहीं आते सर। हम ये भी देखते हैं सेटल हो जाए, बट ठीक है चले पढ़े, उनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, हम ये नहीं कहते, लेकिन इतनी अंधाधुंध किस्म के काम तो ना करें। 19 साल बिल्डिंग फारग पड़ी हुई है, आपके पास कोई प्लान नहीं है, उसी पे लोन ले लिया, अब उसको $68 लाख में बेच दिया, और कैबिनेट को झूठ बोला इन्होंने सर, कैबिनेट में इन्होंने झूठ बोले हैं सर सारे के सारे। ठीक है अनवर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स थी जो आपके पास थी वो आपने ऐड इन की हैं, और ये स्टोरी का फॉलो अप हम रखेंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है वो उनको नहीं छोड़ा जा सकता, इनके ऊपर बात होनी ज़रूरी है, ताकि ये चीज़ जो बहुत तरन वाले होते हैं ये इसी तरह तर ना रहें और आराम से इस तरह की चीज़ें खाई ना जाएं। बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम हेयरिंग हुई है, और जिसे पुलिस की बैड गवर्नेंस खुलकर सामने आई है, और अगेन बहुत अहम रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के इस समाअत में भी, तो उसका अहवाल जानेंगे। सबील हसनैन हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और हमारे साथ मौजूद हैं सबील हसनैन। जिस तरह के ब्रेक से पहले मैंने जिक्र किया था कि आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम हेयरिंग हुई है, उसमें बहुत अहम रिमार्क्स रहे, उसका अहवाल सबील हसनैन से जानेंगे। जी सबी, जरा बताइएगा डिटेल्स।
देखिए, साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौर में जिस अंदाज में बेरब्त ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती थी पुलिस के महकमे में, उस पे राना ताहिर सलीम नामी एक शहरी ने दरख्वास्त दायर कर रखी थी। आज 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सरबराही कर रहे थे और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया है। केस की समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि पुलिस अफसरान के तबादले मुशावरत से ही होते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी मदाखलत की वजह से ही साबिक वजीर आजम इमरान खान पर कातलाना हमले का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। ये सुप्रीम कोर्ट थी जिसने इंदराज मुकदमा का हुक्म दिया था। क्योंकि कई दिन गुजर चुके थे, हुकूमत पंजाब खुद कानून पर अमल करे तो अदालती हुक्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। केस की समाअत में अदालत ने जो है तो हुक्म दिया है कि पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद कराया जाए और जो कानून में मुतय्यन मुद्दत है उससे पहले ट्रांसफर पुलिस एहलकार की या पुलिस अफसर की ना की जाए। अगर तो पुलिस अफसर की ट्रांसफर नागुज़ीर है तो उसमें तहरीरी वजूहात जो है तो दर्ज की जाए और उसके सीनियर अफसर से भी मशावरत की जाए। केस की समाअत में जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क से कहा कि डीपीओ और सीपीओ तैनाती करना आईजी का इख्तियार है। क्या पंजाब में तमाम तैनातियां आईजी ही करते हैं? कानून में अफसरान के कबल अज वक्त तबादले पर पाबंदी नहीं, लेकिन कानूनी तरीकेकार पर अमल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबील हुसैन, आपने हमें अपडेट किया आज की जो इम्पोर्टेंट हियरिंग थी इसके हवाले से। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।